मृग तृष्णा अध्याय 68। प्रोफेसर हंस अपनी हिचकियों पर नियंत्रण कर चुके थे। उन्होंने आगे कहना प्रारंभ किया। योर ऑनर, मैंने सोच रखा था कि अपनी खोज के फॉर्मूले को सही जगह अर्थात मेरे अनुसार इस अमजद इस्लाम के पास पहुंचाना था। फिर उसके नकली कागजात तैयार करके अवनीश चतुर्वेदी को अपनी सफलता के बारे में बताना था। मेडिसिन के कागज बेशक नकली होते, लेकिन मैं उनमें एक ऐसी गुत्थी डालने वाला था जिसको ये लोग ना तो कभी समझ पाते और ना ही उन्हें कागजात नकली होने का शक होता। चतुर्वेदी अपने प्लान के अनुसार बंगले पर मुझ पर हमला करवाता, तब मुझे अपने क्लोन को कत्ल करवाकर खुद को ही मृतक दिखाना था। यही सोचकर मैंने गुप्त रूप से एक हॉस्टल में अपने दोनों बेटों के रहने का इंतजाम किया। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी हॉस्टल के एक बुजुर्ग और ईमानदार व्यक्ति उद्दीपन शर्मा को दी थी। 27 नवंबर को मेरे दोनों बेटे वहां शिफ्ट कर दिए जाते। 27 नवंबर को ही मुझे अवनीश चतुर्वेदी को अपनी खोज की सफलता के बारे में बताकर अपनी मृत्यु का इंतजार करना था। इसी सारे घटनाक्रम के दौरान मैंने अपने लिए अपने बंगले में एक अत्यंत गुप्त अंडरग्राउंड भी बना लिया था। पर उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जबकि 26 नवंबर की शाम को ही मेरे बंगले पर हमला बोल दिया गया। उससे भी अधिक अचरज की बात यह थी कि हमलावरों को यह भी पता था कि मैं अपनी खोज पूर्ण कर चुका हूं। उस समय तक इस बात के बारे में या तो मैं जानता था या अमजद इस्लाम। इसका सीधा सा अर्थ था कि मंत्री अमजद इस्लाम भी आईएसआई से मिला हुआ था। ये समझने में मुझे अब देर ना लगी कि यदि कुछ ना किया गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अपराधी न सिर्फ मेरी अमूल्य खोज से मानवता पर जुल्म ढाएंगे, बल्कि भारत में आईएसआई का जाल और भी अधिक गहरा हो जाएगा। जबकि ये मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अमजद इस्लाम के शामिल होने से अब ये जाल और भी अधिक गहरा प्रतीत हो रहा था। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरी आंखें भर आई थी कि हमारे तथा कथित रक्षक ही हमारे भक्षक बने हुए हैं। अब प्रोफेसर हंस की आवाज एक बार फिर लड़खड़ाने लगी। मैं अपने वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जहां उनके हमले का जवाब दे रहा था, वहीं इस अनहोनी से बचने का रास्ता भी सोच रहा था। जो योजना मैंने बना रखी थी उसके अनुसार उसी वक्त मुझे दुनिया की नजरों में स्वयं को मृतक दिखाना था। इसके लिए मैंने अपना क्लोन तैयार कर रखा था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं अपने दोनों बेटों का क्या करूं। मेरे मस्तिष्क में विचार आया कि उन्हें भी अपने साथ अंडरग्राउंड कर लेना चाहिए और वे मेरे साथ तहखाने में रहेंगे, लेकिन मुझे ये बेवकूफाना विचार शीघ्र ही त्याग देना पड़ा क्योंकि उन दोनों का कोई क्लोन मेरे पास नहीं था। फिलहाल सभी की नजरों में मेरे दोनों बेटे बंगले पर ही थे। उन्हें इस तरह अंडरग्राउंड करने का अर्थ होता कि मेरा प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाता और लोगों को शक हो जाता। यही मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं उनके बारे में सोच ही रहा था कि मेरा बड़ा बेटा अमर उठकर आ गया और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। गोलियों की आवाज से वो घबरा रहा था। कुछ गोलियां उसकी तरफ भी चलाई गईं। मेरे सामने स्थिति बेहद जटिल थी। अपने क्लोन के बहाने से मैं खुद को तो बचा सकता था, लेकिन अपने बेटों का कोई रिप्लेसमेंट ना होने के कारण ना तो उन्हें अपने साथ रख सकता था और ना ही उन्हें इस गोलीबारी में मरने से बचा सकता था। जबकि देश की भलाई के लिए मुझे किसी भी कीमत पर उस दिन अंडरग्राउंड होना ही था। उस समय भी गोलियां उसकी तरफ चलाई जा रही थी, पर वो वहां से हटकर कमरे के अंदर जाने के विपरीत
इस नरसंहार को कौतूहलता से देख रहा था। अचानक मैंने फैसला किया कि इन देशद्रोहियों की गोली से मरने की बजाय मैं खुद ही अपने दोनों बेटों को मार दूंगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था योर ऑनर। मैं कर भी क्या सकता था? एक तरफ मैं और मेरे दोनों बेटे थे, तो दूसरी तरफ था मेरा प्यारा देश भारत। मैंने कठोर हृदय करके अधिक देर किए बिना अपने बड़े बेटे को गोली मार दी। यही है ना वो रिवॉल्वर जिसकी आप सभी को तलाश थी? प्रोफेसर हंस ने ये कहते हुए अपने हाथ में एक रिवॉल्वर ले लिया था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। अब वे लगभग रोने लगे थे। मेरा बेटा तेजी से चीख कर एक चिर निद्रा के लिए कुछ ही पलों में शांत हो गया। वो कहता रहा कि पापा पापा मुझे बचाओ, लेकिन काश वो मासूम जानता होता कि उसके पापा ने ही उसे शूट किया है। ठीक उसी समय मेरा दूसरा बेटा भी उठकर आ चुका था। वो अपने भाई की लाश देखकर रोते हुए कहने लगा, पापा पापा देखो, भैया को किसी ने मार डाला है, पापा देखो ना। प्रोफेसर हंस की लड़खड़ाती आवाज और उनके द्वारा किए गए महान बलिदान ने अदालत कक्ष में पूरे देश में और संपूर्ण विश्व में लाखों करोड़ों आंखों को नम कर दिया था। मेरे रिवॉल्वर से 2 गोलियां और चली और मेरा दूसरा बेटा जो मेरी ये हरकत देख चुका था, मुझे अचरज से देखते हुए जमीन पर गिर गया। उफ। प्रत्येक शख्स के अंतर्मन की आवाज थी ये। मानवता, त्याग और बलिदान की पुकार थी ये। हवाएं कह रही थी, घटाएं कह रही थी, उफ ये बलिदान, उफ ये देशभक्ति। कुछ समय पश्चात मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों और अपने वफादार गार्ड्स की अभूतपूर्व वीरता से सभी हमलावरों को मार गिराया। इसके बाद इस घटना के मद्देनजर डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के मन में संदेह पैदा करने के लिए अपने क्लोन को मदिरा पिलाई। ये चरण मेरी योजना में पहले से ही शामिल था। इसके बाद अपने क्लोन को गोलियां मारकर मैं स्वयं अपने पर्सनल रूम के नीचे बने तहखाने में चला गया और इस प्रकार प्रोफेसर हंस गंगवार दुनिया की नजरों में मृतक हो चुका था। लेकिन नहीं, वो जीवित था। हाँ, वो जीवित था। अध्याय 68 समाप्त होता है।